गया सबसे कम बहस से पारित प्रस्ताव। यानी ऐसा कौन सा प्रस्ताव था जिस पर सबसे कम बहस हुई और बहुत ही जल्दी से प्रस्ताव पास हो गया, यानी जिसको लेकर के कोई ज्यादा माथापड़ी नहीं हुई, प्रस्ताव रखा, रखते ही लोगों ने कहा हाँ यस स्वीकार है। कौन सा था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये ध्यान रखना। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, जो संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि जो भी वयस्क होंगे वो बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर बिना किसी भेदभाव के, मतलब कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, कहीं का हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा और जो भी वयस्क होगा उसको वोट डालने का अधिकार होगा। तो सार्वभौमिक यानी सभी वयस्क के पास वोटिंग राइट्स होंगे, उसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये जो प्रस्ताव था ये सबसे कम टाइम में पास हुआ, बहुत ही कम, थोड़ी बहुत कोई चर्चा हुई, बाकी पास हो गया। तो यह आपको ध्यान रखना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव सबसे कम टाइम में पास हुआ था संविधान सभा में। इसमें तो संविधान सभा के लोगों ने बिल्कुल जिरह की नहीं, बहस की नहीं। सबसे ज्यादा माथाफोड़ी, सबसे ज्यादा बहस किस मुद्दे को लेकर के संविधान सभा में हुई, यानी संविधान सभा में सबसे ज्यादा खींचतान, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मुद्दा था, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। यानी कि जो राजभाषा या राष्ट्रभाषा का जो मुद्दा था कि राष्ट्र की एक भाषा, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, या फिर राजभाषा की मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। तो इसको लेकर के जो संविधान सभा में जब बात छिड़ी कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, हमारी राजभाषा क्या होनी चाहिए, तो इसको लेकर के फिर बहुत बहस चली। साउथ से जो लोग आते थे वो अलग अपनी उनकी अपनी अलग मांगे थी, जो उत्तर भारत वाले थे वो अपनी जो सुटेबल भाषा को संविधान में जगह देना चाह रहे थे, साउथ वाले अपनी अपने जो पक्ष था उसकी पैरवी कर रहे थे। तो कुल मिला के ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सबसे ज्यादा खींचतान हुई। क्या इस मुद्दे का संविधान सभा ने आराम से तसल्ली से फिर हल निकाला या ऐसे ही अनसुलझा रहा? नहीं, हल निकाल लिया गया। और राजभाषा का जो मुद्दा था, तो अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा है, तो उत्तर आप अपन ज्यादातर गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ध्यान रखना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में टोटल फिलहाल 22 भाषाएं हैं। संविधान में टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में फिलहाल। वो उनको संविधान में दर्जा दिया हुआ है, वो संवैधानिक भाषाएं हैं। कोई एक, क्या हम अपने देश की कोई एक राष्ट्रभाषा है? उत्तर है नहीं, कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो फिर ये राजभाषा क्या है? राज तो देखो, राष्ट्रभाषा मतलब नेशन की एक लैंग्वेज। तो हमने कहा हमारी कोई अपनी एक लैंग्वेज नहीं है, हमारे लिए तो ये जो 22 भाषाएं जिनको हमने संविधान में जगह दी है, ये हमारे लिए मतलब नेशनल लैंग्वेज से कम नहीं है। तो फिर धीरे धीरे इन भाषाओं को बढ़ाते गए और अब वर्तमान में टोटल कितनी लैंग्वेज है संविधान में? 22। तो ये राजभाषा का मामला क्या है? राजभाषा का मतलब जो सरकारी कामकाज होगा वो, यानी राजभाषा यानी राज का जो काम है, राज का मतलब सरकार का जो काम है वो किस भाषा में होगा। अब यह मामला फंस गया। कोई कह रहा है इंग्लिश में होगा, कोई कह रहा है हिंदी में होगा। अपने को इस लफड़े में नहीं जाना किसने क्या कहा, अपने को तो सीधा आना है कि क्या इसका कोई हल निकला। हल निकला, मुंशी और आयंगर, के मुंशी और आयंगर ने एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले से इसे जो राजभाषा की समस्या थी इसको सॉर्ट आउट किया गया, इसको ठीक किया गया। ये फार्मूले ने क्या कहा कि हिंदी, हिंदी किसकी है? यूनियन की, मतलब संघ जो सरकार है उसकी आधिकारिक राजभाषा क्या है? हिंदी है। राज्य अपने हिसाब से अपना सकते हैं, राज्यों को छूट है। संघ की जो राजभाषा है, यानी संघ सरकार का कामकाज की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। यानी संघ सरकार को हिंदी में काम करना है, सीधे मतलब ये। लेकिन फिर दिक्कत आ गई, फिर अंग्रेजी वाले बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, फिर इसका मतलब जो हिंदी वाला क्षेत्र है इसका मतलब हमने उसको महत्व दिया जहाँ हिंदी बोली जाती है, फिर बात तो यहाँ भी तो आती है। फिर इसका हल क्या निकला? उन्होंने कहा हिंदी संघ की आधिकारिक राजभाषा तो होगी, लेकिन अगले 15 साल तक हम अंग्रेजी को भी सह राजभाषा बना देंगे। यानी जिसको हिंदी में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि हिंदी संघ की राजभाषा है, प्रमुख राजभाषा हिंदी है। लेकिन अगर किसी का हाथ हिंदी में हल्का है, हिंदी उसको ठीक ढंग से नहीं आ रही और वो अंग्रेजी में सरकारी कामकाज करना चाह रहा है, तो अगले 15 सालों तक सह राजभाषा यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या अभी भी है क्या? बिल्कुल यही व्यवस्था फिर बाद में जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गए इस 15 साल की अवधि को बढ़ाते चले गए कि और अगले 15 साल और अगले 15 साल। जैसे हम नहीं सुनते हैं क्या लोकसभा में आरक्षण? तो लोकसभा में जो आरक्षण होता है जैसे ही उसको 10 साल के लिए बढ़ाते हैं, फिर जैसे ही 10 साल होने वाले होते हैं संविधान में संशोधन करके लिख दिया जाता है और अगले 10 साल। फिर दोबारा से जैसे ही टाइम पास में आता है तो कहते हैं और अगले 10 साल। तो ऐसे ही यहां भी ये लोग टाइम बढ़ाते चले गए। शुरुआत में 15 सालों के लिए ही अंग्रेजी सह राजभाषा बनाई गई थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधनों से टाइम आगे बढ़ता गया और अभी भी अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि ये आप ना अभी मतलब चीजें ठीक नहीं है, माहौल अनुकूल नहीं है, वातावरण उतना ठीक नहीं है, इसलिए हमें 15 साल तक एक बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये चाह रहे थे कि अभी उतना मतलब पढ़ाई लिखाई भी नहीं है,
साक्षरता उतनी है नहीं, उतनी समझ है नहीं लोगों में, अभी और ही बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, भूखमरी है, निरक्षरता और है ऊपर से। तो इन तमाम समस्याओं के चलते मौलाना आजाद का ये मानना था कि हमें 15 सालों तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की कोई जरूरत नहीं है, मतलब सबको वोटिंग राइट्स देने की जरूरत नहीं है, कुछ को ही दे दो, फिर जैसे ही चीजें ठीक होंगी, पढ़ाई लिखाई का लेवल बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, हम इसको कर देंगे। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि वो शख्सियत कौन थे जिन्होंने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक बार अगले 15 साल तक हमें स्थगित कर देना चाहिए, 15 साल तक हमें उसको लागू नहीं करना चाहिए। तो वो थे मौलाना आजाद, ये आपको याद करना है।